नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वेद अकेडमी विद अमित पर। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज हम बात करेंगे 22 फरवरी 2025 के करंट अफेयर के बारे में। देश और दुनिया में जो तमाम घटनाएं घटित हुई हैं, उन सभी घटनाओं को आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। और उन घटनाओं में से जो हमारे लिए करंट अफेयर के प्रश्न निकलकर सामने आए हैं, उनके बारे में आज हम विस्तार से इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना वीडियो बिना किसी देरी के। तो बने रहिए हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक। बात करते हैं हमारे आज के पहले प्रश्न के बारे में। पहला प्रश्न है हमारे सामने, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो यह दिवस हमारा 21 फरवरी को मनाया जाता है। यह दिन भाषाई और सांस्कृतिक विविधता के महत्व और मातृभाषाओं के संरक्षण को रेखांकित करता है तथा दुनिया भर में संकटग्रस्त भाषाओं की सुरक्षा की आवश्यकता पर जोर देता है। इस साल यूनेस्को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस का सिल्वर जुबली समारोह थीम पर अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मना रहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस किसके द्वारा मनाया जाता है? तो यूनेस्को के द्वारा। और अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2025 की थीम क्या थी, यानी कि विषय क्या था इसका? तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस का सिल्वर जुबली समारोह। इतना आपको याद रखना है। अब बात करते हैं हम अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न है हमारे सामने, अमेरिकी जांच एजेंसी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन FBI के डायरेक्टर किसे बनाया गया है? तो FBI के डायरेक्टर भारतीय मूल के कश्यप काश पटेल को बनाया गया है। को किसे बनाया गया है? भारतीय मूल के कश्यप काश पटेल को। अमेरिकी संसद के ऊपरी सदन सीनेट ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। अब बात करते हैं हम अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न है हमारे सामने, स्कॉच अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है नागालैंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट यानी कि NFMP को। किसे सम्मानित किया गया है? नागालैंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट को। यह राष्ट्रीय विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाने वाला एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है। यह सम्मान 15 फरवरी 2025 को इंडिया हैबिटेट सेंटर नई दिल्ली में आयोजित 100वें स्कॉच समिट के दौरान प्रदान किया गया। आपको इतना याद रखना है, स्कॉच अवार्ड 2024 किसे दिया गया? तो नागालैंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट को। अब बात करते हैं हम अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न है हमारे सामने, किस खिलाड़ी को इस वर्ष के इंडियन वेल्स टूर्नामेंट के लिए वाइल्ड कार्ड दिया गया? यानी कि वो कौन सा खिलाड़ी है जिसे 2025 के इंडियन वेल्स टूर्नामेंट के लिए वाइल्ड कार्ड एंट्री दी गई? तो उस खिलाड़ी का नाम है वीनस विलियम्स। ठीक है, वीनस विलियम्स को इंडियन वेल्स टूर्नामेंट 2025 के लिए वाइल्ड कार्ड एंट्री दी गई है। अब बात करते हैं हम अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न है हमारे सामने, भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंथा नागेश्वरन का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया है? तो इनका कार्यकाल बढ़ाया है 2 वर्ष के लिए। इनका कार्यकाल बढ़ाकर 2027 तक कर दिया गया है। जो 2025 में सेवानिवृत्त हो रहे थे, लेकिन इनको 2 साल का एक्सटेंशन दे दिया गया है। तो अब इनका कार्यकाल 2027 तक हो गया है। और कितने वर्ष बढ़ाकर? 2 वर्ष बढ़ाकर। नागेश्वरन को 2022 में इस पद पर नियुक्त किया गया था और उन्होंने 2019 से 2021 तक प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अंशकालिक सदस्य के रूप में भी काम किया है। तो आपको इतना याद रखना है, भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो वी अनंता नागेश्वरन। और इनका कार्यकाल कितने वर्ष बढ़ाया है? तो 2 वर्ष के लिए। और यह सेवानिवृत्त कब होंगे? तो 2027 में। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारे सामने, मूडीज रिपोर्ट के अनुसार 2025 में भारत की GDP वृद्धि दर कितनी रहेगी? तो मूडीज रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत की GDP वृद्धि दर 2025 में 6.4% रहेगी। कितनी? 6.4। मूडीज एनालिटिक्स ने कहा कि भारत की वृद्धि दर 2024 में 6.6% से घटकर 2025 में 6.4% हो जाएगी। यानी कि जो भारत की वृद्धि दर है मूडीज रिपोर्ट के अनुसार, वो 2024 में थी 6.6%। ठीक है, और 2025 में कितनी हो जाएगी? 6.4% हो जाएगी।
यानी कि 0.2 की इसमें कमी आ जाएगी। अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न है हमारे सामने, सिंगापुर में समुद्री नौवहन सहायता के अंतर्राष्ट्रीय संगठन यानी कि IALA का उपाध्यक्ष किसे चुना गया है? तो सिंगापुर में समुद्री नौवहन सहायता के अंतर्राष्ट्रीय संगठन के उपाध्यक्ष के रूप में भारत को चुना गया है। बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय के सचिव TK रामचंद्रन ने भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया। भारत मुंबई में IALA परिषद की बैठक जो कि दिसंबर 2025 में होगी, और IALA सम्मेलन और महासभा जो कि सितंबर 2027 में होगा, उसकी मेजबानी करेगा। अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न है हमारे सामने, चीन के बाद डिजिटल पायलट लाइसेंस बनाने वाला दूसरा देश कौन बना है? तो चीन के बाद दूसरा देश बना है भारत। भारत ने फ्लाइट क्रू के लिए इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस यानी कि EPL लॉन्च किया है। इस पहल के साथ भारत चीन के बाद दुनिया का दूसरा देश बन गया है। नागरिक उड्डयन मंत्री के राममोहन नायडू द्वारा शुरू किया गया यह EPL कार्यक्रम लाइसेंसिंग प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक, पारदर्शी और कुशल बनाने में मदद करेगा। यह पहल भारत के डिजिटल परिवर्तन और विमानन सुरक्षा के दृष्टिकोण के अनुरूप है। साथ ही विमानन उद्योग की बढ़ती मांग को पूरा करने में सहायक होगी। इसमें आपको याद रखना है, डिजिटल पायलट लाइसेंस बनाने वाला पहला देश कौन सा था? तो वह था चीन। और चीन के बाद दूसरा देश कौन बना है? तो वह बना है भारत। अब बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारा, देश का पहला इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस फॉर पायलट्स यानी कि EPL किसे मिला है? जो अभी हमने पिछला प्रश्न देखा था उसी प्रश्न का मिलता जुलता प्रश्न है ये कि EPL का लाइसेंस पहली बार किसे मिला है, या फिर EPL पहली बार किसके लिए बनाया गया? तो उसका नाम है कैप्टन इशिता भार्गव को। ठीक है, तो देश का पहला इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस फॉर पायलट्स जो था ना, वो कैप्टन इशिता भार्गव को मिला है। भारत चीन के बाद ये लाइसेंस जारी करने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया है। ठीक है, वो हमने आपको पीछे बता ही दिया था कि पहला देश चीन था और दूसरा देश बना है भारत। अब बात करेंगे हम अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न है हमारे सामने, गूगल ने बेंगलुरु में अपने चौथे कैंपस का उद्घाटन किया, उसका क्या नाम है? तो उस कैंपस का नाम है अनंता। कंपनी के दुनिया भर में सबसे बड़े कार्यालयों में से एक है। भारत में गूगल के 10,000 कर्मचारी हैं। अमेरिका के बाहर यह गूगल का सबसे बड़ा वर्कफोर्स है। 16 लाख वर्ग फीट में फैले कैंपस में 5,000 से ज़्यादा कर्मचारी काम कर सकेंगे। आपको इतना याद रखना है कि गूगल ने बेंगलुरु में जो चौथे कैंपस का उद्घाटन किया है उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है अनंता। अब बात करेंगे हम आज के अगले और अंतिम प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न है हमारे सामने, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI ने एक नया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है, उसका क्या नाम है? जो भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित बृहद आर्थिक और वित्तीय डेटा तक आसान पहुंच प्रदान करता है। तो उस ऐप का नाम है RBI डाटा। ठीक है, RBI डाटा किसने लॉन्च किया है? तो RBI ने यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। यह ऐप शोधकर्ताओं, छात्रों, नीति निर्माताओं और आम जनता के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है, जिससे वे 11,000 से अधिक आर्थिक डेटा श्रृंखलाओं का अध्ययन कर सकते हैं। आपको इसमें एक चीज याद रखनी है, RBI डेटा नामक ऐप किसने लॉन्च किया है? तो RBI ने। ठीक है, इसी के साथ हमारा आज का करंट अफेयर पूरा होता है। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई भी ऐसा प्रश्न दिखता है जो हमने इस वीडियो में शामिल नहीं किया है और वो करंट अफेयर की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो सकता है, तो उस प्रश्न को आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। तो फिर मिलते हैं हम कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। धन्यवाद।